प्रेगनेंसी के दौरान भी ऊपर की चीजें बच्चे पर प्रभाव डालती है। यदि माँ डायबिटिक है तो क्या बच्चा भी डायबिटिक होगा? जब हमें आयुर्वेद पढ़ाया गया तब तब मुझे भी ये चीज़ पता लगी थी कि आयुर्वेद के अंदर इन्फेक्शन को शब्द दिया गया है भूत। आयुर्वेद कैंसर को ठीक नहीं करता है, आयुर्वेद कैंसर का पैरा ट्रीटमेंट देता है। किस टाइप से नाखून से पता चलता है कि नाखून कैसे हो तो आप स्वस्थ हो और नाखून कैसे हैं तो आप अस्वस्थ हैं? अच्छा, मेकअप करना ही ना पड़े, स्किन ग्लो मारती रहे, उसके लिए क्या करें? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो रस धातु होती है वो हमारे डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खा रहे हैं उसका जो न्यूट्रिशन बन रहा है, जो रस बन रहा है, वो पूरे खून में कैसे फैल रहा है, व्याप्त हो रहा है, उस चीज़ पे काम करती है। वैद्य के पास जाते हैं, देसी दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको हमेशा काफ़ी परहेज भी बताते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको खटाई बंद करनी है, आपको ये चिकनाई बिल्कुल बंद करनी है। तो सर ये क्या चीज़ है? आपके शरीर में औषधि जा रही है जो आपको ठीक भी कर रही है, पर साथ में आपका विहार भी बदल रही है। आपकी वो सारी चीज़ें ही हटा रही हैं जो आपको बीमार कर रही हैं। क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर जैसे जो राजा महाराजाओं का समय था, बीमारियाँ तब भी थी, लोगों के हाथ-पैर तब भी टूटते थे, तब सर्जरीज़ नहीं होती थी लेकिन ठीक वो तब भी किए जाते थे। तो वो क्या औषधियाँ होती थी? आयुर्वेद ही होता था सर वो भी। कोरोना महामारी के बाद लोग तेजी से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से हटकर हर्बल और प्राकृतिक चीजों की ओर लौटने लगे। ये बदलाव हमें हमारी हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरा की ओर फिर से सोचने पर मजबूर करता है, जो केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि उसके मूल कारण को जड़ से ठीक करने पर जोर देती है। दूसरी ओर एलोपैथी त्वरित राहत देती है, लेकिन कई बार समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाती। उदाहरण के लिए, जहां एलोपैथी डायबिटीज को एक लाइफ टाइम बीमारी मानती है, वहीं आयुर्वेद संतुलित आहार और सही जीवन शैली से इसे नियंत्रित और ठीक करने की बात करता है। हालांकि बहस इस बात की नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि सवाल यह है कि खुद को स्वस्थ और संतुलित कैसे रखा जाए। आयुर्वेद और एलोपैथी का सही तालमेल कैसे बनाया जाए, ऐसे सवालों के ऑथेंटिक जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर गुंजन शर्मा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। डॉक्टर गुंजन, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं जी, और आपने स्पेशलाइजेशन की है डायबिटीज में, ठीक कह रहा हूँ? जी। तो बात को कहाँ से स्टार्ट करें? सर पहले तो अपन थोड़ा-सा ये जानते हैं कि आयुर्वेद एक्चुअल में है क्या? जी। आयुर्वेद एक प्रकार की चिकित्सा प्रणाली है, जैसे कि जो मेडिकल साइंस है उनकी चिकित्सा प्रणाली एलोपैथिक है, जर्मन वालों की होम्योपैथी है, वैसे ही हमारे भारत की चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद है कि आयुर्वेद में हम लोग नेचुरल हर्ब्स, औषधियों इनसे रोगों का इलाज करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपने बीएमएस किया, जी। फिर डिप्लोमा किया। हाँ जी, मैंने पीजीडीएम किया हम्म, क्लिनिकल डायबिटोलॉजी में हम्म। और साथ में न्यूट्रिशन में। एलोपैथी में डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आपके आयुर्वेद में कितने तरह की होती है? सर आयुर्वेद में बेसिकली डायबिटीज़ तो हम लोग कफ दोष के अनुसार मानते हैं कि आयुर्वेद का थोड़ा-सा दोषों के ऊपर प्रभाव ज़्यादा रहता है। हम्म, तो वात, पित्त और कफ ये 3 दोषों के अंदर पूरा शारीरिक क्रियाएँ चलती हैं। तो कफ दोष के अंदर हम ये डिज़ीज़ लेते हैं डायबिटीज़। तो जैसा कि मॉडर्न साइंस के अंदर डायबिटीज़ 2 टाइप की है, हम लोग भी उसी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, आपको पता कैसे चलता है कि इनको डायबिटीज है या नहीं? उसमें तो जांच कर लेते हैं और उसमें आ जाती है आपका शुगर का लेवल ये है, जी। पर आप कैसे बताते हो कि आपका शुगर का लेवल ये है? सर बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है नाड़ी परीक्षण। जी। नाड़ी परीक्षण के अंदर हम वही वात, पित्त और कफ और शरीर के जो धातु है, सप्त धातु मानते हैं, उन धातुओं का परीक्षण करते हैं। तो आजकल के समय में जो प्रॉपर आयुर्वेद परीक्षण है वो करना थोड़ा-सा असंभव है क्योंकि उसके अंदर तो थोड़ी अलग पुराने तरीके की प्रोसेसेस है जो आजकल लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला परीक्षण तो रहता है कि हम नाड़ी के द्वारा ये चेक करते हैं कि आपका वात, पित्त और कफ कौन-सा दोष इम्बैलेंस है। तो जिन लोगों के कफ बढ़ा हुआ आता है, प्लस उनकी बॉडी फिज़िकली से ही पता लग जाता है कि उनके कफ दोष किस तरीके से उभरे हुए हैं, जैसे कि शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है, ऑयली स्किन ज़्यादा है, साँस फूलती है, नींद में असमस्या रहती है। ये सारे जब हम उनके अंदर लक्षण देखते हैं,
तो उन लक्षणों के अनुसार हम लोग डायग्नोस करते हैं कि इनको ये प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। प्लस शुगर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, वो है यूरिन के अंदर शुगर निकलनी शुरू होती है, जिससे इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी भी मनुष्य को जैसे पता नहीं है कि उसे शुगर है, तो अगर हम उसमें ये चीज़ देखते हैं कि उनको यूरिन बार-बार आ रहा है या उन्हें प्यास बार-बार लग रही है, साँस फूल रही है, तो उसको फिर हम लोग शुगर डायग्नोस के लिए भेजते हैं और नाड़ी परीक्षण से हमें कन्फर्म हो जाता है क्योंकि उनका कफ दोष बढ़ा हुआ है। शुगर डायग्नोस कहाँ कराते हो, मॉडर्न साइंस से? बिल्कुल सर, उसके बिना आपको भी पता है कि कोई मानेगा भी नहीं कि आपने कैसे कह दिया कि मुझे शुगर है या नहीं है। तो एक कन्फर्मेशन के लिए हम मॉडर्न साइंस के कुछ डायग्नोसिस का हेल्प लेते हैं। बाकी रियल में जरूरत नहीं है आपके हिसाब बिलीफ से? सर, बिलीफ है, हम्म, बिलीफ है। क्योंकि सर मैंने जिस समय में आयुर्वेद की स्टडी करी है ना, जब हम लोगों ने बैचलर्स सीखी थी, तो हम लोगों को एलोपैथिक का ज्ञान बराबर दिया गया है। अच्छा। हाँ जी, हम्म, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है, वो कहीं न कहीं हमारी आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली पे थोड़ा-सा हावी तो है। तो लोग उसके बिना आयुर्वेद थीसिस को एक्सेप्ट ईज़िली नहीं करते हैं, तो हम लोगों को एक प्राइमरी सोर्स के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिखाते हैं। तो उसमें कुछ डायग्नोसिस को हमने आगे रखा हुआ है। अच्छा, आजकल जो डायबिटीज है वो बहुत छोटे छोटे बच्चों को हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को हो जाती है, जो हुँ, हुँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जी, जी। उनको हो जाती है। जी, जी। तो इसका क्या कारण है? बैठे रहने से या स्ट्रेस से या और भी कोई कारण है? डायबिटीज़ के कारण बहुत तरीके से होते हैं। अगर हम्म, मैं बात करूँ जो मॉडर्न साइंस जो हम सब बेसिकली जानते हैं जो डायबिटीज़ होती है, जी। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, जो बेसिकली बच्चों में हो सकती है, तो वो बर्थ से जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर तभी डिटेक्ट हो जाती है कि उसको शुगर है, क्योंकि उस समय उसकी इंसुलिन हार्मोन रेसिस्टेंस बॉडी में है। तो वो जो बच्चों की डायबिटीज़ है, वो तो सर केस ही अलग हो जाता है क्योंकि वो विद बर्थ है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल की लाइफ़स्टाइल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। लोगों की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, लोग बैठ के काम आजकल ज़्यादा करते हैं। आजकल के बच्चों के अंदर डायबिटीज़ क्यों हो रही है? 16, 17, 18 साल के बच्चों में डायबिटीज़ आती है हम लोगों के पास में। तो उनका कारण यही है कि खेल-कूद बिल्कुल बंद हो चुका है। या तो वो पढ़ाई में लगे रहते हैं या फिर अधिकतर समय उनका फ़ोन में लगा रहता है। जी। तो फिज़िकल एक्टिविटी उनकी लाइफ़ में इतनी नहीं है। प्लस लोगों का थोड़ा खान-पान बदल चुका है, जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा है, ऑयली चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, जो कि फिर बॉडी में शुगर स्पाइक करता है, इंसुलिन रेसिस्ट करता है। फीमेल्स में हार्मोन इम्बैलेंस करता है, जिस वजह से भी इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से डायबिटीज़ होती है, छोटी एज के अंदर भी लोगों में। नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स को भी ये चीज़ समझाती हूँ, दवाई देने से पहले पहली चीज़ ये रहती है कि अगर आप अपना स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका आहार और आपका विहार, ये दोनों चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। आहार में हमारे न्यूट्रिशन आते हैं कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, कितने लिमिट में खा रहे हैं, फैट आपकी बॉडी को जितना नीड है आप उतना ले रहे हैं, प्रोटीन का जितना नीड है आप उतना ले रहे हैं, कार्ब्स आपकी बॉडी को जितना एनर्जी दे सके आप उतना ले रहे हैं, तो आपको कोई रोग होगा नहीं। तो खाने का आहार का ध्यान रखें, प्लस विहार में आप फिज़िकल एक्टिविटी रखें, आप योग करें, आप एक्सरसाइज़ करें और कुछ नहीं तो नॉर्मल वॉकिंग ये सब चीज़ें करें, तो आपको डायबिटीज़ तो क्या कोई भी रोग नहीं होगा। नहीं, आपने कहा कि प्रोटीन का ध्यान रखें, विटामिन का ध्यान रखें। कोई आदमी कैसे काउंट करके खाए कि मुझे कौन सी रोटी कितनी खानी है? ऐसे कोई काउंट करके थोड़ी खा सकता है। जो हमारा आयुर्वेद है, उस समय में तो ये कैलकुलेशन सर होती ही नहीं थी। जी। उस समय तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, उस समय जो उपलब्ध था, लोग वही चीज़ करते थे। तो अगर आज के समय में भी लोग हालाँकि अब ये फ़ॉलो करने लग गए हैं, जो आयुर्वेद आप पुरुषों ने, जो गुरुओं ने जो खाने की अपनी प्रक्रिया बता रखी है, सात्विक भोजन अगर कोई मनुष्य कर रहा है और उसके शरीर का पेट जितना जिस हिसाब से भर रहा है, वो ओवर ईटिंग नहीं कर रहा है। प्लस सुबह और शाम 2 समय अच्छा मील ले रहा है, जो बीच में मंचिंग करते हैं, थोड़ा बाहर का खा लेते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है। एक बैलेंस डाइट लेकर के चल रहा है सर, तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। प्लस अगर कोई इंसान प्रॉपर मील्स ले रहा है लेकिन वो शारीरिक उसकी क्रिया इतनी नहीं है, चलना-फिरना नहीं है, बैठना ही है, तो फिर उसके बॉडी में दोष तो सर बढ़ेंगे। तो अगर हम पुरानी प्रणाली को वापस फ़ॉलो करें, एक सात्विक भोजन लें, प्लस साथ में शरीर को चलाते रहें, तो आपकी डाइट बैलेंस्ड ही होगी। जिसको बैठ करके काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है या पढ़ाई करनी है, जी, जी। तो चले कैसे? इसको तो सर लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। कोई भी मनुष्य है वो
मेरे हिसाब से 18 घंटे तक ही काम करेगा। हाँ। उसमें जो बचा-कुचा समय है 10-15 मिनट अगर कोई मनुष्य अच्छा, खुद कुल के लिए मिला के निकाले। 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो। हाँ, 15 मिनट भी सर बहुत होती है। 15 मिनट में भी आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी। मैं आपको ये भी नहीं कह रही आप जैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास में आते हैं, उनका वज़न इतना ज़्यादा है, ऐज में ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ है, अब मैं उन्हें एक्सरसाइज करने को नहीं बोल सकती। तो सर उनको मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताती हूँ, क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस में भी आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। आपकी बॉडी में अच्छी ऑक्सीजन जा रही है, अच्छी हवा जा रही है। प्राणायाम जब आप करते हो तो आपका माइंड भी काम होता है, स्ट्रेस भी कम होता है। तो अगर आप 15 मिनट अपने शरीर को दें, बॉडी में थोड़ी-सी अवेयरनेस बढ़ाएँ तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। डायबिटीज को लेकर के एक बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि एलोपैथी में यदि किसी को डायबिटीज हो गई, तो वो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। जी, जी। आयुर्वेद में क्या है? सर आयुर्वेद के अंदर डायबिटीज़ का क्योर है। उसको दवाइयाँ लेनी बंद हो सकती है? जिस हिसाब से मैंने जितना मॉडर्न साइंस पढ़ी है, हालाँकि मैं उसमें इतनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना हमें उसके बारे में पढ़ाया गया है, जो एलोपैथिक मेडिकेशंस होती हैं, वो बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स हैं, उनको मैनेज करती है, पैनक्रियास से निकलती हैं। तो उनको बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, जिनसे कि उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, वो इंसुलिन मैनेज हो जाए और शुगर स्पाइक अप ना हो। जी। बेसिकली ये काम रहता है। हुँ। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो अब उस समय ये ब्लॉकर्स और ये सब चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं होता था। तो ये बेसिकली हमारे शरीर के धातुओं पे काम करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो रस धातु होती है वो हमारे डाइजेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खा रहे हैं उसका जो न्यूट्रिशन बन रहा है, जो रस बन रहा है, वो पूरे खून में कैसे फैल रहा है, व्याप्त हो रहा है, उस चीज़ पे काम करती है। तो जो हम मेडिसिन्स देते हैं डायबिटीज़ के लिए, जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, वो इस रस को साफ करने का काम करती है। इस रस के अंदर जो आपकी कफ की वृद्धि कर रहा है, जो कि बेसिकली शुगर बढ़ा रहा है, जो जिसे हम ग्लूकोज़ बोलते हैं, जी। उनको कंट्रोल करने का काम करती है। हुँ। तो जो वो औषधि हम साथ-साथ में लेते रहते हैं ना, तो हमारी ग्लूकोज़ मैनेज रहती है, क्योंकि हमारा रस धातु है वो क्लियर हो रहा है। तो कुल मिला के दवाई छूट सकती है, जी, यदि दवा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले तो। जी, आयुर्वेद मेडिसिन्स अगर आपकी स्टार्टिंग में हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप एलोपैथिक दवाई के साथ-साथ में आयुर्वेद दवाई लो। क्योंकि एक बार आपने बीटा ब्लॉकर्स अगर लेने शुरू किए हैं, क्योंकि आपने ये भी सुना अच्छा, होगा। उसको साथ ले सकता है दवाई? बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, इनको अप्रूवल इसी तौर पे मिला है कि ये पैरा मेडिकेशंस हैं, मतलब ये एलोपैथिक के साथ-साथ में कोई ट्रीटमेंट अगर किसी को लेना है। अच्छा, लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं आयुर्वेद ले रहा हूँ तो अब मुझे जी, वो जी, लेना जी। नहीं है। आयुर्वेद का जी, मतलब लोग ये कहते हैं देसी दवाई है ये, जी। तो देसी के साथ कुछ लेनी नहीं है, इंग्लिश दवाई नहीं लेनी। नहीं, ऐसी हाँ। चर्चाएँ हमारे गाँव में चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन सर इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हुँ। क्योंकि ये नेचर से बनी हुई हैं। अच्छा। पेड़-पौधों से, हुँ। भस्मों से बनाई हुई है, मेटल से बनाई हुई है, कुछ ना प्लांट्स से उगाई हुई है, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता सर, जब तक आप इनको अत्यधिक मात्रा में ना लें, क्योंकि अति तो हर चीज़ की हानि है सर। जी। तो अगर आप इसको ढंग से किसी डॉक्टर की देख-रेख में या किसी अच्छे विशेषज्ञ के देख-रेख में ले रहे हैं, तो ये आपका साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं करेगी, आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाएगी। तो अगर आप इसे एलोपैथिक के साथ लेते हैं, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, इसके साथ-साथ जैसे बीपी है जी, और बहुत सारी बीमारियाँ, सोराइसिस है, जी, ऐसी जी, बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं है। जी। उनका ये कहना है कि आप ये जो दवाई है, ये जीवन भर आपके साथ चलेगी। इसमें अपन सर फिर से थोड़ा-सा आयुर्वेद डीप नॉलेज में जाएँगे जी। कि सर आयुर्वेद मेडिसिन्स में क्या होता है ना कि हमारे आयुर्वेद में एक एक चीज़ हमें पहली दिन सिखाई जाती है कि आपको किसी मनुष्य को ठीक नहीं करना है, आपको उसे स्वस्थ करना है। अच्छा। हाँ, ये हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन है, हुँ। पहला और उसमें संस्कृत क्या होता है? श्लोक है। ठीक करना होता है, स्वस्थ हाँ, नहीं करना। नहीं, नहीं सर, तो कुल मिलाकर के उसमें यही है कि आपको सिर्फ़ मेडिसिन्स नहीं दे रहे हैं। हुँ। अगर आप जैसे किसी वैद्य के पास जाते हैं, देसी दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको हमेशा काफ़ी परहेज़ भी बताते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको खटाई बंद करनी है, आपको ये चिकनाई बिल्कुल बंद करनी है। तो सर ये क्या चीज़ है? आपके शरीर में औषधि जा रही है जो आपको ठीक भी कर रही है, पर साथ में आपका विहार भी बदल रही है। आपकी वो सारी चीज़ें ही हटा रही हैं जो आपको बीमार कर रही हैं। तो आयुर्वेद एक पूरा पैकेज है ऐसा ट्रीटमेंट का जिसके अंदर आपकी लाइफ़स्टाइल भी चेंज करते हैं, आपको योग प्राणायाम के अंदर भी डालते हैं, साथ में आपको दवाइयाँ भी देते हैं जिससे रोग भी ठीक होता है। इसलिए सर लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए आयुर्वेद चिकित्सा
थोड़ी सी ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो इधर 100% इलाज की संभावना है, जी सर। उधर आपको दवाइयों के साथ चलना पड़ेगा। जी सर, वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बीपी शूट हो रहा है तो बीपी को लो करने की दवाइयाँ आपको एलोपैथिक में मिलती हैं। वो भी ज़रूरी है सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट्स हैं वो। लेकिन आयुर्वेद दवाइयाँ, अब जो बीपी की दवाई है, वो बढ़ा हुआ बीपी कम नहीं करेगी। वो जिस कारण से बीपी बढ़ रहा है, उस चीज़ की दवाई का काम करेगी। और सर हमारे शरीर में खुद की हीलिंग पावर होती है, हम अपने शरीर को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद वही चीज़ पकड़ता है। आपको औषधि ऐसी दी जाती है जिससे कि आपका लिवर अपने आप ठीक हो, जिस वजह से बीपी अगर आपका बढ़ रहा है, आपके ब्लड में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको हील करना शुरू करते हो। अच्छा, एक चीज और है, हमारे देश में आयुर्वेद पर भरोसा नहीं रहा। अब जैसे किसी वेद के पास जाते हैं, जैसा आपने बताया कि नाड़ी देख करके हम लोग बताते हैं, तो जब नाड़ी देखता है तो यूं लगता है नाटक कर रहा है, जी फिर जी कुछ, जी तो ये भरोसा खत्म क्यों हुआ? एक्चुअली सर, एक टाइम लैप्स आई हैं इस चीज़ के अंदर। जो बिल्कुल हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने यही चीज़ें देखी है हमेशा से ही। क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर, जैसे जो राजा महाराजाओं का समय था, बीमारियां तब भी थी, लोगों के हाथ पैर तब भी टूटते थे, तब सर्जरीज नहीं होती थी, लेकिन ठीक वो तब भी किए जाते थे। तो वो क्या औषधियाँ होती थी, आयुर्वेद ही होता था सर वो भी। तो हमारे जो पूर्वजों ने जो चीज़ देखी है, उस समय उनका विश्वास था। फिर बीच में एक समय आया जहाँ पे मॉडर्न साइंस की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं रहा कि 1-1, 2-2, 3-3 साल इतनी पुरानी-पुरानी दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। जब क्योंकि आयुर्वेद दवाइयाँ धीरे असर करती हैं, तो मॉडर्न साइंस का एक इंस्टेंट आपको रिलीफ्स आने शुरू हो गए। प्लस सर, हमारा आयुर्वेद कहाँ लैग कर रहा है, हम लोगों के यहाँ रिसर्च की इतनी ज़्यादा वो नहीं है। जैसे होम जो एलोपैथिक है, उनकी रिसर्च बहुत फ्रीक्वेंट होती है और पब्लिश बहुत जल्दी होती है। आयुर्वेद में अभी ये चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, इस वजह से बीच में लोगों का विश्वास टूटा, क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स उस तरफ ज़्यादा मिलने लग गए। लेकिन अब जैसे थोड़ा जो बोलते हैं हम, जेन ज़ी का टाइम आ गया है, तो उन लोगों ने थोड़ा-सा पढ़ाई, इंस्टाग्राम्स पे, सोशल मीडिया पे थोड़ी नेचुरल चीज़ें अब ज़्यादा लेंगे हम लोग, ये चीज़ आ गई। तो जहाँ पे ये चीज़ आ गई ना, ऑर्गेनिक और नेचुरल, वहाँ से वापस एक आयुर्वेद का हाइप आ गया कि हाँ, ये तो अभी ऑर्गेनिक है। योगा, जी। ऑर्गेनिक, जी, जी। आयुर्वेद, इस पर चर्चा हो रही है जी, आजकल। जी। अब क्योंकि सर अब लोग डाइट का ध्यान रखने लग गए हैं। अब लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर जैसे-जैसे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जैसे इंडिया सेकंड नंबर पे हो गया है कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स कितने मैक्सिमम है यहाँ पे। तो अब जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो उनको ये समझ आ रहा है कि हमें घुमा के अपना लाइफ़स्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा, और लाइफ़स्टाइल ठीक करने को शुरू से कहते आ रहे हैं आयुर्वेद। तो अब लोग उसको ऑप्ट करना लग गए हैं, पर बीच में थोड़ा-सा विश्वास लोगों का टूटा था। आजकल जो महिलाओं में बीमारियां देखी जाती है, पीसीओडी की समस्या, इस टाइप से खूब सारी समस्याएं हैं। जी, जी। जनरली एक देखा जाता है कि वो एलोपैथी की तरफ ही जाती है, हुँ, आयुर्वेद की तरफ आती नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उनके भी बड़ी समस्याएं रहती है। आजकल तो बड़ी एज में शादी होना, फिर कंसीव नहीं होना, बहुत सारी चीजें हैं। जी, जी, जी। तो इसका आयुर्वेद में ठीक है ट्रीटमेंट या एलोपैथी में ठीक है? सर, इस चीज़ का जवाब भी मेन आपकी डायग्नोसिस पे आता है सर, हम्म, कि सर बीइंग अ डॉक्टर, मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपके पास अपने शरीर की पूरी जाँचें हैं, तो आपको अपना इलाज खुद समझ आता है कि कहाँ ज़्यादा सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम उसके यूट्रस में है, उसकी यूट्रस वॉल थिक है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, अंदरूनी कोई समस्या है, यूट्रस की शेप बिगड़ गई है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा सर्जरी वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफ़रेबल होती हैं। अब अगर किसी की बीमारी, फीमेल्स में बीमारी ऐसी है कि उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, हम्म, उनको मासिक धर्म सही रूप से नहीं आ रहे हैं, खून की कमी की वजह से मासिक रूप पे काम हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के अंदर मैं उनको आयुर्वेद रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये इंस्टेंट रिलीफ्स दे देती है। तो सर आपके डायग्नोसिस का बहुत रोल प्ले रहता है ट्रीटमेंट्स पे। मतलब जहाँ सर्जरी है वहाँ एलोपैथी, और जहाँ सर्जरी नहीं है वहाँ आयुर्वेद, मैं ये समझूं या कुछ और? नहीं, नहीं सर, ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है सर, दोनों साथ में भी चल सकती हैं। हम्म, और अगर कोई पेशेंट है, वो प्रेफ़र कर रहा है कि नहीं, मुझे पूरा हर्बल ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे कोई केमिकल चाहिए ही नहीं, तो फिर प्रॉपर आयुर्वेद फ़ॉलो करे वो। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, दोनों ही एक तरीके की ट्रीटमेंट है। कोई भाले से शस्त्र चला रहा है, कोई तलवार से चला रहा है, लेकिन दोनों ही युद्ध जीतना चाह रहे हैं, तो सेम ही चीज़ है सर, मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अब किसी का बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, जी, जी। सिजेरियन करवाना, तो उसको उधर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। उसका ट्रीटमेंट तो आपके पास नहीं है। वही, वही सर।
बिल्कुल सर, वही वहाँ का शस्त्र अभी ज़्यादा बलवान है। तो इसका मतलब रिसर्च कम है इधर। रिसर्च कम है सर और नीड भी नहीं है। अब किसी को नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, सिज़ेरियन हो रहा है और वहाँ पे सर्जरी की नीड है, तो सर वो ऑब्वियसली वो सर्जरी की थीसिस में ही जाएगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर वाला मनुष्य है, उसको ये बीमारी है, उसको ये रोग है, तो फिर वो अगर ईज़ी मोड से ठीक हो सकता है, तो थोड़ा ईज़ी वे में हो जाए। जहाँ पे नीड ही सर केमिकल्स की है हमको, सर्जरीज़ की है, तो वहाँ पे वो मॉडर्न साइंस प्रेफ़र करे। अच्छा एक बात बताओ, प्रेगनेंसी में खाने-पीने का कुछ ध्यान रखना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से? जी सर, न्यूट्रिशन का ध्यान तो महिला को रखना ही चाहिए हुँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि उस समय वो जो खा रही है वो उसके लिए भी ज़रूरी है प्लस उसके जो पेट में बच्चा है उसके लिए भी ज़रूरी है। जैसे क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ? सर गर्भवती महिलाओं में सबसे पहली चीज़ जो खाने की हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी गर्म तासीर की चीज़ वो ना ले क्योंकि हुँ, बॉडी में हीट टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही उसके बच्चे के लिए भी हानिकारक है। प्लस अबॉर्शन के केसेस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ, दूसरा जैसे ही बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड फ्लो वो भी एकदम से बढ़ता है। बीपी की समस्या ज़्यादा होती है कि कई बार आप ये चीज़ हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हो गई या प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको हाइपरटेंशन मतलब बीपी हो गया। तो सर उसका मेजर रीज़न ही यही है कि उस समय खाने-पीने का प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखा। हमने बॉडी की हीट जो अब टेम्परेचर है उसको बैलेंस नहीं रखा। गरम तासीर की चीज़ें हमने ढंग से अवॉइड नहीं करी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा खाना-पीना करना है तो मतलब रोटी हम अच्छे से खाएँ, खाने कार्ब्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर देते हैं। हुँ, लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ग्लूकोज़ की क्वांटिटी कार्ब्स के साथ-साथ में बढ़ती जा रही है। लोग शुगर के नाम पे सिर्फ़ मीठा अवॉइड कर देते हैं कि मीठा है मतलब इसमें शुगर ज़्यादा है। बट शुगर बेसिकली बढ़ती है ग्लूकोज़ बढ़ने की वज़ह से और ग्लूकोज़ हर कार्ब्स के अंदर है। रोटी के अंदर, जो हम सब्जियाँ खा रहे हैं रोटी उसमें भी कौन-सी गेहूँ की या बाजरे की रोटी भी? बाजरे की रोटी में भी सर कार्ब्स हैं, अच्छा, ग्लूकोज़ हैं। हुँ, ग्लूकोज़ तो हर खाने की चीज़ में है, हुँ, तो उसकी क्वांटिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर कोई फीमेल क्या धान यूज़ कर रही है, उसका भी प्रॉपर अगर वो ध्यान रखती है, तो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस से वो बच सकती तो है। यदि मैं एक मोटा-मोटी पूछूँ कि वो किसका ध्यान रखें मतलब कौन-सा खाए और कौन-सा नहीं खाए? उस समय जितना हो सके बॉडी के अंदर विटामिन की पूर्ति करें, मतलब फ्रूट्स खाएँ। हुँ, अब फ्रूट्स के अंदर भी काफ़ी लोगों को ये रहता है कि फ्रूट्स में शुगर हो सकती है, तो फिर उससे भी शुगर कहीं बढ़ ना जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो फ्रूट्स में सिंपल कार्ब्स वाली चीज़ें हैं, फ्रूट्स हम प्रेगनेंसी के टाइम पे ले सकते हैं। विटामिन सी जिसके अंदर ज़्यादा है, सिट्रस फ्रूट्स वो ले सकते हैं। पपीता वगैरह कम करवाते हैं क्योंकि वो गर्म बहुत होते हैं और वो रज बढ़ाते हैं बॉडी में, तो अबॉर्टिव्स हो सकते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं। बाकी फ्रूट्स खाएँ, हरी सब्जियाँ जितनी हो सके उतनी खाएँ। उससे उनकी आयरन की पूर्ति भी होएगी क्योंकि प्रेगनेंसी में खून दोनों जगहों पे जा रहा है, 2 अलग-अलग शरीरों में जा रहा है, तो आयरन की कमी हो सकती है। तो आयरन रिच डाइट वो ज़्यादा लें। दूध, दही, छाछ ये सब चीज़ें प्रॉपरली लें। अगर किसी फीमेल को पेट की समस्या रहती है, कब्ज़ वगैरह रहती है, तो वो उस हिसाब से फाइबर ज़्यादा लें। अगर किसी फीमेल को लूज़ मोशंस वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो वो ठंडी चीज़ें उस समय ज़्यादा लें। बेसिकली बैलेंस्ड न्यूट्रिटिव डाइट वो अपने पास रखें। अच्छा जो मासिक धर्म है वो इम्बैलेंस हो रहा है, जी। उसको भी खान-पान से ठीक किया जा सकता है? जी सर, 70% आप ये सब लाइफ़स्टाइल चीज़ों में आते हैं। हुँ, अगर मैं वही चीज़ सर, अगर आपके डायग्नोसिस में कोई ऐसी समस्या नहीं है, आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। बेसिक हार्मोन डिसबैलेंस है, तो आप अच्छा ओमेगा, अच्छा विटामिन सी लेकर के, अपनी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें लेकर के, उसको ठीक कर सकते हैं। खाने का बहुत रोल प्ले रहता है फीमेल हार्मोन्स के ऊपर। जी। प्लस स्ट्रेस का तो मेन रहता ही है, तो अगर आप स्ट्रेस मैनेज करके रख रहे हैं, बॉडी की लाइफ़स्टाइल आपने अच्छी रखी है और आप एक बैलेंस डाइट रख रहे हैं जिसमें आपको विटामिन्स भी पूरे मिल रहे हैं और साथ में एनर्जी भी पूरी मिल रही है, तो आप मासिक धर्म पे काम कर सकते हैं। तो बैलेंस हो जाएगा। मासिक धर्म सर फीमेल्स के अंदर या 2 ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या तो उनको ज़्यादा आते हैं, बार-बार आने लग जाते हैं, या फिर उनको बहुत पेनफुल रहते हैं और तीसरा उनको या तो बिल्कुल ही आने बंद हो जाते हैं। तो हुँ, बंद होने का मेन रीज़न ये होता है कहीं न कहीं खून की कमी है, बॉडी में खून पूरा नहीं है, एचबी कम होता है। अच्छा। तो हम आयुर्वेद मेडिसिन्स उनको कुछ ऐसी देते हैं जिससे कि उनकी रज बढ़े, मतलब जो फीमेल हार्मोन है वो बैलेंस हो, साथ में उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बने, जिससे कि ऑटोमैटिकली उनके पीरियड्स वापस होने ठीक हो जाते हैं। और जिनके ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड फ्लोज़ के इश्यूज़ रहते हैं, तो उनको हम थोड़ा ठंडी तासीर की चीज़ें ज़्यादा देते हैं, जिससे कि बॉडी हीट मैनेज हो,
जिससे ब्लीडिंग पे भी असर होता है बेसिकली। अच्छा, जिसको कभी हुआ ही नहीं है, बचपन से ही नहीं हुआ, हम्म। उसको ठीक किया जा सकता है? जी सर, अगर किसी फीमेल को बचपन से ही पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर ये जांच करते हैं कि उसको पीरियड्स हो क्यों नहीं रहे हैं, क्या कमी है शरीर के अंदर, खून की कमी है इस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। फीमेल्स में आजकल प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है जिस वजह से ये पीरियड्स रुकते हैं, वो हार्मोन तो नहीं बढ़ा हुआ, उसको चेक करते हैं। साथ में अगर कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसको चेक किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा भी कोई और कारण है मेन कारण नहीं तो होने सर, का? हाँ, मेन कारण तो सर यही है। आपके सर सारे शरीर के सारे रीजंस हैं वो आपके डायग्नोसिस में आपके आगे आ जाते हैं। हम्म, तो मेनली फीमेल्स की पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हैं वो लगभग इन्हीं तीनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं। या तो आपके हार्मोन डिसबैलेंस है, एफएसएच एलएच हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस है। कई बार फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से, कोर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से जो मेल हार्मोन्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। या फिर अगर आपके यूट्रस में कोई इशू है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छा, आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, प्रेगनेंसी के दौरान फोन का उपयोग खूब करती है। सर स्क्रीन टाइम के अंदर सबसे जो मेन चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है कि आप उस समय देख क्या रहे हो। हम्म, क्योंकि सर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जो दिमाग के नर्व्स हैं, सेल्स हैं, उनका हमारी बॉडी पे बहुत रोल रहता है। तो अगर आप उस समय कुछ नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आप ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो आपके प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेंगी। प्लस अच्छा, आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाएँगी। हम्म, और आप जब फ़ोन के स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एक्सर्शंस भी उतने हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन सेल्स तो एक्टिव है, ब्रेन तो काम कर रहा है, जी, तो बॉडी कहीं न कहीं अंदरूनी थकावट महसूस करती है। तो ओवर एक्सर्शन की वजह से भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्लस सर आँखों का यूज़ तो हो ही रहा है, आँखों की तकलीफ भी बढ़ सकती है। तो स्क्रीन टाइम का भी सर इफ़ेक्ट तो रहता है। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए एक दिन में, यदि कोई चलाए काम में ले? सर अब किसी का आजकल सर काम ही सारे डिजिटल हैं। आपका पूरा वर्किंग लाइफ आपके कंप्यूटर पे, आपके स्क्रीन पे है, तो सर उससे हम बच तो सकते नहीं हैं। बट उसको हम बैलेंस कर सकते हैं कि एक तो जब आप चश्मा यूज़ करते हैं, अगर आपके लेंसेज़ लगे हुए हैं, तो आप लेंस थोड़े उस टाइप के यूज़ करो जो आपको ये जो रेडिएशंस हैं, उनसे थोड़ी-सी कम इफ़ेक्ट हुए, आपको बचाव कर सकें। दूसरा आप आँखों में ड्राइनेस बहुत जल्दी आती है, ओवर स्क्रीन टाइम की वजह से, तो आप आई लुब्रिकेंट्स यूज़ करें। सीएमसी देते हैं एलोपैथिक वाले, हम लोग गुलाब जल देते हैं। आँखों में गुलाब जल डालें, खीरा घर में होता है, खीरे थोड़ी देर आँखों पे रखें, आँखें ठंडी रहें, आँखों की जो मसल्स हैं उनको आराम मिले। आँखों का सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरा, थोड़ा-सा अपने मेंटल कामनेस पे भी काम करें कि अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा-सा पार्क में घूमें, गार्डन में घूमें, बाहर ऑक्सीजन लें ताकि वापस नर्व सेल्स एक्टिव हों, ब्रेन को भी आराम मिले, तो आप उसको वैसे बैलेंस कर सकते हैं। वरना अगर आपका ऐसा कुछ फ़ोन पे काम नहीं है, तो आप जितना आपका मनोरंजन के लिए नीड है, जितना आपका माइंड फ्रेश हो रहा है, उतना आप उसे यूज़ करें और अपनी 6 घंटे की नींद निकालें और अपने शरीर के खान-पान का ध्यान रखें, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऊपर की चीजें बच्चे पर प्रभाव डालती है। यदि माँ डायबिटिक है, तो क्या बच्चा भी डायबिटिक होगा? जी सर, चांसेस होते हैं। हम्म, ये हेरिडिटिकल प्रॉब्लम्स में आती हैं कि काफ़ी बार कई केसेस में होता है कि काफ़ी बार क्या मोस्टली सर ये होता है कि जब किसी को डायबिटीज़ है तो मतलब उसके माता-पिता में या नाना-नानी के अंदर होगा ही होगा, अच्छा, क्योंकि डायबिटीज़ हेरिडिटरिकल इश्यूज़ में आती है। हम्म, तो अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी से पहले से ही डायबिटीज़ है तो बच्चे को होने के चांस रहते हैं। आयुर्वेद इसका कारण ये देती है क्योंकि आपके शरीर में जो रस बना है, पहली धातु से जो आपकी आखिरी धातु है, वहाँ तक वो रस पूरा जाता है। प्लस माँ का रस ही बच्चे के रस में शिफ्ट हुआ है। तो उसके अंदर आपका रस का लेन-देन होने की वजह से शुगर की संभावना आ सकती है। रक्त आपको आपकी माँ से मिला है, तो उस रक्त में ही ग्लूकोज़ एसेंस होते हैं। तो आयुर्वेद यही मानता है कि हाँ, माता से जो बच्चे को आहार जा रहा है, उसके अंदर डायबिटीज़, कफ दोष आ सकते हैं। इसमें फिर वही बात लागू होती है कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, खान-पान ठीक करो, बिल्कुल, ताकि कम संभावना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाता है उसका या नहीं होता? सर टाइप 1 डायबिटीज़ को क्यूरेबल डायबिटीज़ में नहीं मानते हम लोग, अच्छा, आयुर्वेद क्योंकि भी नहीं मानता? हाँ, हुँ, आयुर्वेद में तो सर टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ है ही नहीं, वो तो एक कफ दोष है। हुँ, तो मधुमेह जिसे हम बोलते हैं,
डायबिटीज़ उसे मानते हैं कि जो यूरिन है, यूरिन के थ्रू आपके अगर रस आ रहा है, जो जिसे चिपचिपापन होता है वो आ रहा है, तो मतलब आपको मधुमेह है। हम्म, तो उसको हम आयुर्वेद के अंदर मानते हैं डायबिटीज़। तो अगर डायबिटीज़ पे ही हम बात कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ पे बात करें, तो इसका ज्ञान हमें मॉडर्न साइंस ने दिया है कि एक स्पेसिफिक बच्चों के अंदर होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो इसका क्योर इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन बचपन से ही नहीं बन रहा है, उनकी पैनक्रियाज़ में वो कमी है, तो उसका क्योर तो नहीं है, लेकिन अब शुगर आपकी ब्लड में आ रही है, ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, अगर आप उसको मैनेज कर लोगे, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है उस चीज़ का। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो हमारे पास में छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, 9 साल से लेके 12 साल की उम्र में बच्चों की डायबिटीज़ आती है, तो उस केस के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे कि वो डायबिटीज़ ठीक कर देगी, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। लेकिन मैं उन्हें या फिर उनके शरीर की तासीर के हिसाब से उन्हें करेला पाउडर, जामुन पाउडर हम लोग देते हैं, गुड़मार्ग अर्क देते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, उसकी ग्लूकोज़ लेवल को कहाँ जब उसकी 170, 180, 200 पे थी, वो 110, 120 तक लानी शुरू हो जाती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ इसके ग्लूकोज़ को मैनेज कर रही है। तो बस वो वही चीज़ साथ में कंटिन्यू रखता है, तो उसकी शुगर लेवल मैनेज रहती है। कोरोना में और कोरोना के बाद आयुर्वेद का चलन बढ़ा है, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सर। क्या कारण है इसका? इसके 2 कारण हैं। एक तो सर जो जो हमारा इंटरनेट, सोशल मीडिया है, उस चीज़ के अंदर लोगों ने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा की, प्लस रामदेव बाबा जी ने उस समय काफ़ी योग का चलन चलाया था। योग से अपने आप ही आयुर्वेदा बीच में आया, तो एक तो लोगों की अवेयरनेस वहाँ से थोड़ी बढ़ी। दूसरा, जब कोरोना हुआ तो कोरोना का कारण यही था, कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं थी। कोरोना का कारण यही था कि वायरस है जो कि बॉडी में बन रहा है। तो उस समय सबका फ़ोकस था हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएँ। अब वो हम कैसे बढ़ाएँ? तो वहाँ से ध्यान गया कि हाँ, हर्बल चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बोलते कि आप अनार खाओ, संतरा खाओ, उससे आप बीमार कम होगे। आपको बुखार, खाँसी, जुकाम है, गिलोय के पत्ते आप लेने शुरू करो, पपीते के पत्ते लेने शुरू करो। तो लोगों को वो नुस्खे याद आए अपने कि हाँ, हमें मम्मी ये दिया करती थी बचपन में, इससे हम ठीक होते थे। तो वहाँ ध्यान गया। वहाँ से ध्यान पड़ा कि हाँ, ये तो सब औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की चीज़ें हैं। तो फिर लोगों ने आयुर्वेद पे रिसर्च करनी शुरू करी कि ये सब चीज़ें हैं क्या? तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के अंदर आयुर्वेद शुरू से ही पहले नंबर पे रहा था, क्योंकि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की अंदरूनी क्षमता है, जो कि खुद ही बना सकते हैं हम, तो वो प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद से बनी थी। तो इसलिए लोगों का आयुर्वेद अवेयरनेस उस टाइम आया था कि हाँ, इम्यूनिटी बूस्ट हम करेंगे। अच्छा, किसी की इम्यूनिटी डाउन ही ना हो, उसके लिए क्या करें? इम्यूनिटी बूस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहता है, वो हमारे खून का, हमारे ब्लड का रहता है। दूसरे नंबर पे हमारे सेल्स आते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए अगर आप अपना ब्लड वर्क अच्छा रखा हुआ है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बैलेंस्ड रहेगी। तो उस समय आप ब्लड प्यूरिफाइंग चीज़ें ज़्यादा लेंगे और अपनी लिवर हेल्थ का अच्छा ध्यान रखेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। अच्छा, आयुर्वेद कैंसर को मानता है कि नहीं मानता? सर, आयुर्वेद का कैंसर के ऊपर कोई थीसिस नहीं है कि क्योंकि उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी कैंसर की। आयुर्वेद तो सर इन्फेक्शंस को भी नहीं मानता था। आयुर्वेद की जब हमें आयुर्वेद पढ़ाया गया तब तब मुझे भी ये चीज़ पता लगी थी कि आयुर्वेद के अंदर इन्फेक्शन को शब्द दिया गया है भूत, कि जो चीज़ दिखती नहीं है लेकिन वो है शरीर में। तो भूत चिकित्सा इन्फेक्शंस वाली चिकित्सा होती थी जो हमें पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाई गई थी। हर चीज़ की एसेंस तो है कि हाँ, बॉडी के अंदर कोई चीज़ फैल रही है, एक सेल से दूसरी सेल खराब हो रही है, लेकिन वो कैंसर है तब तक ये रिसर्च नहीं हुई थी। तो आयुर्वेद के अनुसार कैंसर है तो सही, लेकिन उसके आयुर्वेद पे रिसर्च नहीं है। तो कोई आपके पास पेशेंट आए कैंसर का, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हो फिर आप? सर, कैंसर का आयुर्वेद के अंदर क्या रोल रहता है? आयुर्वेद कैंसर को ठीक नहीं करता है। आयुर्वेद कैंसर का पैरा ट्रीटमेंट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कैंसर पेशेंट है, उसकी बॉडी में कैंसर बढ़ रहा है, तो उसका पहला मोड ऑफ ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही होता है कि जहाँ कैंसर बना हुआ है उस जगह पे रेडिएशन, कीमो आपको लेनी होगी। लेकिन कैंसर के आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होते हैं? आपकी इम्यूनिटी लो चली जाती है, आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन, आपका बॉडी का लिवर सबसे पहले खराब होना शुरू होता है, आपकी खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, रेडिएशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है। तो आयुर्वेद चिकित्सा क्या करती है?
इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करती है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कैंसर के अंदर होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेगी। कैंसर सेल्स बढ़ती क्यों हैं? क्योंकि उनको कार्ब्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड होता है। तो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस जो इनको कंट्रोल करती हैं, लिवर को ठीक करती है, खून साफ करती है, तो आयुर्वेद इसका पैरा ट्रीटमेंट अच्छा करती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कैंसर के लिए एक साथ में ट्रीटमेंट करता है आयुर्वेद, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ उसका मतलब ये है कि आप पेट को ठीक करते हैं, लीवर को ठीक करते हैं, जी, जी। यहीं से इलाज करते हैं आप? जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आयुर्वेद है वो दोष, धातु और मल इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। तो जो रस है उसका बहुत रोल प्ले रहता है, न्यूट्रिशन का बहुत रोल प्ले रहता है हम्म। आयुर्वेद के अंदर। तो लिवर है वो हमारे डाइजेशन से जुड़ा है। डाइजेशन आयुर्वेद में रिज़ेम्बल करता है रस को। तो जब आप बॉडी में रस धातु जितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उतना ही आपका लीवर भी स्ट्रॉन्ग होता है, लिवर के एंजाइम्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो देते हैं, उसके अंदर हम लिवर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने पे मेन फ़ोकस रखते हैं, क्योंकि हम्म। लिवर हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करता है। मेजर ऑर्गन्स में से एक है लिवर। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं पे स्किन कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं, अगर हम उन्हें साथ में लिवर फंक्शनिंग अच्छी कर देते हैं ना, तो वो स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। अच्छा। किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम लिवर टॉनिक साथ में देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लिवर हमारे हर ऑर्गन से संबंधित रहता है। तो लिवर पे बहुत अच्छा आयुर्वेद का रोल प्ले रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर सिरोसिस जो है, फैटी लिवर है, बहुत कॉमन है आजकल हर हम्म। तीसरे चौथे इंसान को है, क्योंकि हमारा खान-पान ऐसा है, जितना बॉडी में फैट बनेगा उतना फैट लिवर पे भी डिपॉज़िट होगा। तो आयुर्वेद के अंदर हम लिवर मेडिकेशंस कैसे स्ट्रॉन्ग देते हैं, जैसे भूमि आंवला है। ये लिवर के अंदर जमा हुआ फैट उतारने का काम करता है। लिवर की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में से कम करता है और फिर उसे मल के थ्रू बाहर निकालता है। तो लिवर हेल्थ के अंदर आयुर्वेद औषधियों का बहुत अच्छा रोल प्ले है। आजकल गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो क्या ये भी साथ में ठीक हो सकती है, ऐसे जो आप बता रहे हो ट्रीटमेंट? जी सर, गैस की सर समस्या ज़्यादातर क्यों होती है कि पाचन क्रिया आपकी बहुत कमज़ोर है। हम्म। जैसे आपने जो खाया है, आपका वो प्रॉपर पच नहीं रहा है। इस वजह से आपको बार-बार डकारें आती हैं। कई लोगों की चेस्ट में जलन होती है, गैस्ट्राइटिस जिसे हम मॉडर्न साइंस जी। में बोलते हैं। गले में जलन होना, छाती में जलन होना, इसका कारण क्या होता है सर? हमारे पेट के अंदर जो एसिड है, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जो पेट की परत है, उसको भी तकलीफ देना शुरू करता है, जिससे हमें जलन होती है। एसिड वो ऊपर की तरफ आने लगता है। तो उस समय आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हम देते हैं, जिससे कि सबसे पहले आपकी जो गट हेल्थ है, उससे रिलेटेड दोष हम लोग पित्त दोष को मानते हैं। तो हम पित्त की समस्या को कम करते हैं, पित्त दोष को शांत करते हैं। दूसरा आपकी पाचन क्रिया, आपकी जो जठ राग अग्नि है, पेट की जो अग्नि है, उसको हम बूस्ट करते हैं, जिससे कि आपने जो खाया है वो प्रॉपर पचना शुरू हो जाए। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पाचन क्रिया और पित्त दोष पे अच्छा काम करती हैं। आजकल दो बीमारियां और चल रही है, खास तौर से स्किन और हेयर फॉल की। स्किन के लिए ट्रीटमेंट एलोपैथी में लिया जाता है और बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जिससे वो स्किन पे लगाते हैं और ठीक होता है, वापस वो खराब हो जाती है, फिर आपको कंटिन्यू लगानी पड़ती है। जी। तो इसका आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है अच्छा? माना जाता है कि स्किन हो गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, ये हमारी इंटरनल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। अच्छा। मतलब आपकी स्किन अंदर से जितनी स्वस्थ है, वही आपके चेहरे से झलक के आती है। कई लोगों में जैसे ब्राइट स्किन होती है, तेज स्किन पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अंदर से हेल्दी है। तो आयुर्वेद इसी चीज़ को फ़ॉलो करता है स्किन के मामले में कि अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपके फेस पे पिंपल है, गालों के ऊपरी हिस्से में आपके पिंपल ज़्यादा रहते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि पेट आपके पेट में समस्या है, आपके पेट में गर्मी है, जिस वजह से आपको पिंपल होते हैं और जब हम पेशेंट से पूछते हैं, उसको यही प्रॉब्लम निकलती है। तो उस समय अगर हम उसके पेट का ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसके ये पिंपल्स अपने अपने आप आप सही खत्म हो हो जाते जाएगा। हैं। वहीं अगर फीमेल्स के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस है और उसके फेस के निचले हिस्से में पिंपल ज़्यादा है या फेस पे रेड एक्ने ज़्यादा है, तो हम उसके हार्मोन बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन अपने आप स्किन पे आता है। और अगर ओवरऑल अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी छोटे-छोटे दाने हैं, लालगी है या फंगल इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, तो उसमें उस समय उसके रक्त में इम्प्योरिटी है, तो हम उसके खून को प्रॉपर प्यूरिफाई करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। और हेयर फॉल?
हेयर फॉल भी सर वही हमारे गट हेल्थ से रिलेटेड है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कोई कमी है तो आपको सबसे पहले हेयर फॉल होना शुरू होता है। अच्छा। आपकी विटामिन की कमी है, आपको सबसे पहले हेयर फॉल होता है। आप प्रोटीन प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहे हैं तो भी आपके बाल कमज़ोर होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी आपके हेयर फॉल दर्शाते हैं। और व्हाइट होने के कारण? व्हाइट ग्रेइंग भी सर विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आप अपने आहार से ही लगभग अपने बालों की समस्या ठीक कर सकते हैं। हम सर ये चीज़ काफ़ी बार सुनते हैं कि बाल टूट रहे हैं, ये वाला तेल लगा लें, ये वाला तेल लगा लें। हम्म। तेल सिर्फ़ बालों की कंडीशनिंग अच्छी करती है। तेल आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं करेगी। ग्रोथ के लिए आपको अंदरूनी ठीक होना पड़ेगा, अंदरूनी आपको शरीर में पोषण देना होता है। अच्छा, तेल की वजह से बाल झड़ते भी हैं क्या? कइयों के तेल स्कैल्प पे सूट नहीं करते हैं। तेल अगर आपके बालों के फॉलिकल्स ही टूट रखे हैं तो उसमें तेल भी कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करेगा। हाँ, तेल से बालों को पोषण मिलता है जिस वज़ह से हेयर ग्रोथ बूस्ट हो सकती है। आजकल एक बात ये भी चलती है कि आप यदि ऑयल लगाते हो तो आपके बाल झड़ते हैं। ऐसा भी एक, अब मिथक कह लो या मिसकंसेप्शन कह लो। नहीं सर, तेल का बालों के झड़ने या बढ़ने से कोई रोल नहीं होता। अच्छा। तेल सिर्फ़ बालों को पोषण देने के लिए है। हम्म। अब तेल लगाने की वजह से बाल झड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम तेल लगाते हैं तो हम लगभग पूरे दिन लगा के रखते हैं, जिससे कि क्या हेयर थिनिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब हेयर पे मॉइस्चर होता है तो बालों के फॉलिकल्स की थिनिंग ज़्यादा हो जाती है। कई बार होते हैं बालों के रेशे बंद हो जाते हैं तेल की वजह से, तो उस समय बालों का टूटना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है तेल लगाने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो डैंड्रफ होने के पीछे भी कोई न कोई पेट से बीमारी है? नहीं सर, डैंड्रफ एक बहुत अलग चीज़ है। डैंड्रफ आपके जो सिर के ऊपर की परत है, जिसे हम स्कैल्प बोलते हैं, हम्म। उसके अंदर ड्राइनेस है। जब आपके स्किन की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तब आपकी स्किन के ऊपर की परत उतरनी शुरू हो जाती है, रेशे उतरने शुरू हो जाते हैं और वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। धीरे-धीरे वो पूरे फेस तक आने लगते हैं। इसलिए वो डैंड्रफ कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, वो सिर्फ़ आपके सिर में होने वाली ड्राइनेस है। उससे भी बाल झड़ते हैं? बिल्कुल सर। आपके स्कैल्प में ड्राइनेस है तो कहीं न कहीं रेशे जो हेयर पोल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं वो बंद तो होते ही हैं, तो उससे हेयर फॉल इंड्यूस तो होगा ही। तो डैंड्रफ ना हो इसके लिए क्या करें? सर डैंड्रफ ना हो तो आपके एक तो स्कैल्प में ओवर ड्राइनेस नहीं है। सर डैंड्रफ का भी वैसे 2 तरीके से इलाज देखते हैं। एक तो अगर आपको ऑयली स्किन है स्कैल्प की और आपको उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आपका वो ट्रीटमेंट अलग होता है। और अगर नॉर्मल ड्राइनेस की वजह से आपको डैंड्रफ है तो उस समय आप एक ऐसा हाइड्रेटिंग शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू और तेल आप ऐसा लगाएँ जो आपके स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखे, जैसे नारियल का तेल। नारियल का तेल अधिकतर लोग लगाते हैं क्योंकि एक तो इसकी तासीर ठंडी रहती है, प्लस ये ड्राइनेस को कम करता है। अच्छा, ये हमेशा लगाओ, गर्मी सर्दी कोई भी मौसम में? जी, जी, बिल्कुल। तेल लगाने का कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता सर। ये हम्म। जैसे हम अपने स्किन का जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे हमारे बालों के ऊपर भी एक स्किन है, हम हम्म। उसका ध्यान रख रहे हैं तेल लगा कर के। अच्छा, आपने एक बात और कही कि नाखून से भी पता चलता है कि आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं। किस टाइप से नाखून से पता चलता है कि नाखून कैसे हो तो आप स्वस्थ हो और नाखून कैसे हैं तो आप अस्वस्थ हैं? सर नाखून, अगर आपके नाखून कच्चे हैं, मतलब कई लोगों के नाखून बहुत जल्दी हाथ लगते ही टूट जाते हैं, हम्म। नाखून कच्चे हैं, आपके उपधातु है नाखून, मतलब आपके नाखूनों तक पोषण पूरा पहुँचा नहीं है। जल्दी नाखून टूटना भी एक बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी का सिग्नल है। तो इससे ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है। अगर आपके नाखूनों में पीलापन ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपकी लिवर की फंक्शनिंग भी दर्शाता है प्लस खून की कमी भी दर्शाता है। अगर नाखूनों में पूरी लालगी आपको दिख रही है, पेलनेस नहीं है, मतलब आप स्वस्थ हैं, आपकी खून की कमी इतनी नहीं है। तो नाखूनों से थोड़ा बॉडी की डेफिशिएंसी हम देख कर के बता सकते हैं। और नाखून का ज्यादा बढ़ना? सर ऐसा होता नहीं है। हम्म। नाखूनों का ज़्यादा बढ़ना वही नॉर्मल नेचुरल सबके सेम ही तरीके से बढ़ते हैं। बस जिनकी डेफिशिएंसी होती है उनके थोड़े कच्चे होते हैं। एक आजकल और चीज देखी जाती है जो बहुत कॉमन है, महिलाएं पार्लर बहुत जाती है, बहुत यूज करती है पार्लर का, उसमें मेकअप करवाना, ये मतलब अमूमन घरों में हो गया है ये। तो इससे स्किन खराब होती है? पार्लर्स के अंदर जो कॉस्मेटिक्स यूज़ हो रहे हैं सर, हम्म। है तो वो केमिकल ही। हम्म। तो कहीं न कहीं स्किन को इफ़ेक्ट तो करते ही हैं। तो नुकसान तो, अगर आप किसी चीज़ का अति सेवन करते हैं, नुकसान तो सर होगा ही। तो अगर आप रिपिटेटिवली स्किन पे केमिकल्स लगाते जा रहे हैं, तो वो आपको नुकसान तो करेंगे सर। स्किन के हेयर फॉलिकल्स हैं, उन पे बहुत इफ़ेक्ट आता है, कईयों के पोर्स बंद हो जाते हैं, कईयों के पोर्स ज़्यादा खुलने लग जाते हैं।
कईयों की स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है केमिकल्स यूज़ करने से, कई बार केमिकल्स रिएक्ट कर जाते हैं, तो स्किन पे इफ़ेक्ट तो सर रहता ही है। आजकल तो मेकअप घरों में भी किया जाता है, एवरीडे करती है महिलाएँ, जी, जी। तो आपका क्या सजेशन उनको? सर मेकअप में मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप केमिकल्स फेस पे लगा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स आप लगा रहे हैं, तो हुँ, उसके बाद रात को सोने से पहले उसको अच्छे से धो करके कुछ हर्बल चीज़ें अपने चेहरे पे लगाएँ ताकि रात में आपका स्किन वापस रीजनरेट कर पाए। जैसे आपने कॉस्मेटिक लगाया तो आप गुलाब जल लगाएँ, चंदन लगाएँ चेहरे पे जिससे कि आपकी स्किन वापस हाइड्रेट हो। आप उपटन लगा सकते हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रकार के उपटन हैं, बहुत प्रकार के लेप हैं, आप वो लगाएँ जिससे कि स्किन वापस रीजनरेट हो और हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि कॉस्मेटिक से स्किन ड्राई हो सकती है। अच्छा मेकअप करना ही ना पड़े, स्किन ग्लो मारती रहे, उसके लिए क्या करें? सर उसके लिए पहली चीज़ तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ आप अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो पूरा रखें, बॉडी के अंदर विटामिन्स पूरे रखें। दूसरा ये काफ़ी आयुर्वेद औषधियाँ ऐसी हैं जो आपके खून साफ़ करने का काम करती हैं। तो आपका खून साफ़ रहेगा तो आपकी स्किन भी क्लियर रहेगी और वो शाइन करती रहेगी। तीसरी चीज़ बॉडी को हाइड्रेटेड रखें क्योंकि अपनी बॉडी 70% पानी से ही बनी है, तो पानी का रोल प्ले तो हर ऑर्गन पे है। तो आप जितना पानी पीते हैं उतने आपकी स्किन की लस्चर्स बढ़ती हैं क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं है कहीं भी। तो आप पानी का सेवन अच्छा करें और काफ़ी औषधियाँ हैं जैसे गिलोय हो गया, चंदन हो गया, चंदन शरबत अगर फीमेल्स लेती है तो उनसे भी फेस पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। गिलोय बॉडी को प्यूरिफ़ाई करने का काम करता है, वो आप नॉर्मली उसका सेवन कर सकते हैं, उसका स्किन पे अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। तो काफ़ी ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जो इनका आप नॉर्मली भी सेवन करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। मेकअप की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप उसका नियंत्रण यूज़ करें, रेगुलर आप उसको यूज़ कर रहे हैं हुँ, प्रॉपर्ली और अच्छा ध्यान रख रहे हैं और पानी साथ में अच्छा पी रहे हैं, मैं कह सकती हूँ सर कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत अच्छा नहीं पानी पड़ेगी। कितना पिए दिन भर में? सबकी बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है। फिर भी एक आप एक आइडल आइडियली अगर आप कम से कम 2 से 3 लीटर एटलीस्ट पी रहे हैं, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी ठीक जा रहा है। 3 से 5 लीटर पी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 5 से 7 लीटर? 5 से 7 लीटर तक अगर आप जा रहे हैं, 7 लीटर तक आप जा रहे हैं, तो आपको एक बार देखना चाहिए कि आपको प्यास इतनी क्यों लग रही है? कहीं हुँ, थायराइड तो नहीं है, कहीं हुँ, डायबिटीज़ तो नहीं है? ओवर हाइड्रेटेड हो गया मतलब आपको आप पानी पी रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी प्यास लगी जा रही है, तो मतलब ये भी कोई ना कोई चीज़ दर्शा रहा है कि किस चीज़ का सिम्पटम है। थायराइड पेशेंट्स के अंदर प्यास ज़्यादा लगती है, ये एक सिम्पटम है। शुगर अच्छा। पेशेंट्स में भी पानी ज़्यादा पीते हैं क्योंकि यूरिन बार-बार लगता है, तो ये भी सिम्पटम्स है। तो अगर आप 7 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, जो कि अब नॉर्मल है, लोगों को इतनी प्यास लगती नहीं है, तो ये भी दर्शाता है कि कोई ना कोई कमी है। तो डॉक्टर गुंजन आप हमारे यहाँ पधारे, खूब सारी जानकारियाँ साझा की, आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर।